हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल ऑफ यू, आप सभी कैसे हो? आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। और आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। और बेसिक बायोकेमिस्ट्री के बारे में जाना था सबसे पहले, और उसके बाद हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यानी एक न्यूट्रिएंट्स मटेरियल होता है। और उसके बारे में भी हमने उसके फंक्शंस, उसके क्लासिफिकेशन और उसके डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रोटीन के बारे में। और जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं उनकी बात करूं, या फिर जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये टॉपिक जो भी विशेष रहता है। अब अपन बात करें कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो बिल्कुल मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता देता हूं कि हम एक प्लानिंग के साथ सब कुछ करते हैं। और अगर आप मेरी पहले की क्लासें कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको मेरे पढ़ाने का लहजा आपको समझ में आ गया होगा कि सर हम एक प्लानिंग के साथ चलते हैं, और प्लानिंग के साथ चलते चलते किस प्रकार से हम अपनी यात्रा को अंजाम देते हैं, कि हम किस प्रकार से हम फतेह करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वैसे ही आज हम प्रोटीन को भी पहले प्लानिंग बना लेते हैं कि सर हम किस वे में इस प्रोटीन को पढ़ने वाले हैं। तो देखो, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारा क्या होता है, एक प्रकार का पोषक पदार्थ होता है, पोषक तत्व होता है। या अगर अपन बात करें कि सर प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है, बिल्कुल अपन ये भी पढ़ेंगे प्रोटीन के टूटने से क्या बनता है, प्रोटीन खुद किस किस से मिलकर बना होता है। और इसी के साथ इस क्लास के अंदर हम एमिनो एसिड को भी पढ़ने वाले हैं, जैसा हमारे थंबनेल में दे रखा है। थंबनेल में ये दे रखा है कि हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज अपन प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और प्रोटीन के साथ ही हम एमिनो एसिड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन और एमिनो एसिड, और हमारा जो मीडियम रहने वाला वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही माध्यम में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बड़े ही शानदार क्लास होने वाली प्रोटीन की। और एक विशेष बात आपको बता देता हूं कि अगर आपने एनाटॉमी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है तो ये प्रोटीन वाला चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो अपन इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अपनी एक रूपरेखा बना लेते हैं कि सर रूपरेखा का मतलब क्या होता है। क्या रूपरेखा वही होती है जो हमने बेसिक परफॉर्मा की बात की थी? बिल्कुल। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अपना प्रोटीन। और इस प्रोटीन के अंदर सबसे ही पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अरे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई कि सर सबसे पहले तो आप बताओगे तब पता चलेगा। तो बेसिक परफॉर्मा बनाते हैं अपन एक बेसिक परफॉर्मा बनाते हैं। और बेसिक परफॉर्मा में भी अगर अपन बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे इस प्रोटीन के फंक्शन के बारे में, यानी ये काम क्या करता है। फिर हम पढ़ेंगे इस प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में, और क्लासिफिकेशन के अंदर अपन इस प्रोटीन का एक चार्ट बनाएंगे, और उसी चार्ट के अंदर हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। और फिर हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। और थ्योरी के बाद आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस प्रोटीन के बारे में। तो बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं इस प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। इस प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो ये वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको बता देता हूं कि हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर ही एमिनो एसिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एमिनो एसिड के बारे में। और एमिनो एसिड के अंदर भी हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो एमिनो एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एमिनो एसिड के फंक्शंस पढ़ेंगे, और एमिनो एसिड के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जो क्या इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, उनके बारे में बिल्कुल हम पढ़ेंगे। और जो हमारे सिलेबस में है वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लानिंग आपको समझ में आ गई होगी कि अपन किस वे में आज अपना काम करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है भाई। और हेडिंग क्या लगानी है आपको? प्रोटीन। और इसी प्रोटीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इस प्रोटीन का इंट्रोडक्शन। समझते समझते साथ साथ आपको नोट्स बनाते हुए रहना है, ठीक है। और तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें कि सर इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन में भी क्या क्या पढ़ना है ये भी सिखाया था। अगर नहीं पता है किसी को कि सर इंट्रोडक्शन में भूल गया, तो आप बेसिक क्लास लेना एक बार, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर
और फॉस्फोरस आदि से मिलकर बने होते हैं। किस किस से मिलकर बने होते हैं भाई? कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस आदि से मिलकर बने होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली आपको लिखनी है, सबसे पहली ही लाइन लिखनी है कि सर प्रोटीन जो होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर तथा फॉस्फोरस से मिलकर बने होते हैं। फॉस्फोरस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है भाई, तो पहली लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस किस से मिलकर बना होता है। और फिर अपन अगर बात करें अगर अपन की प्रोटीन एमिनो एसिड के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं सर। तो प्रोटीन और एमिनो एसिड का रिलेशन है, तभी तो हम प्रोटीन और एमिनो एसिड वाले टॉपिक को एक साथ पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो लिखो प्रोटीन तथा एमिनो एसिड, या प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। और पॉलीमर का मतलब बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। और ये पॉलीमर होते हैं, अर्थात हम इनको कह सकते हैं कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। तो बिल्कुल अपन ऐड कर देते हैं कि अर्थात प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है भाई, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रोटीन और एमिनो एसिड का रिलेशन एक दूसरे से अच्छा होता, अच्छी दोस्ती होती, दोनों दोस्त होते हैं आपस में। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह, अर्थात प्रोटीन और एमिनो एसिड का दोनों का रिलेशन क्या होता है? अच्छा, यानी बॉन्डिंग जो अच्छी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि सर प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने पर एमिनो एसिड प्राप्त होता है। ठीक है ना, प्रोटीन से हमें एमिनो एसिड किस प्रकार प्राप्त होता है? तो प्रोटीन का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एमिनो एसिड प्राप्त होता है। बिल्कुल इस लाइन को ऐड करो कि प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने पर एमिनो एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोलाइसिस करने पर एमिनो एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ। फिर अपन बात करें अगर प्रोटीन के अगर इंट्रोडक्शन के अंदर अपन बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं भाई वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो इस लाइन को भी ऐड करो कि प्रोटीन्स इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? प्रोटीन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जीवों के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जीवित जीवों के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है भाई, चलो इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर प्रोटीन
जब जीवित जीवों में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या काम करते हैं, तो प्रोटीन्स फूड के डाइजेशन में यानी भोजन के डाइजेशन में, सेल स्ट्रक्चर और एनर्जी के मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि भोजन के डाइजेशन में ये काम करते हैं, ठीक है ना। वहाँ काम क्या करते हैं, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सेल का स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोटीन फूड के डाइजेशन में, प्रोटीन फूड के डाइजेशन में फूड के डाइजेशन में सेल स्ट्रक्चर तथा एनर्जी मैनिपुलेशन में रोल निभाते हैं, ठीक है भाई। तो सेल स्ट्रक्चर आ गया और एक आ गया अपना एनर्जी से संबंधित होते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि सर ये लिविंग सिस्टम के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, ये सेल के ड्राई वेट का लगभग 50% होते हैं। तो इस चीज को अपने को याद नहीं रखना, ये एक्स्ट्रा चीजें अपने को याद नहीं रखनी, अपने को इतना ही याद रखना है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल के स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। प्रोटीन के फंक्शन के बारे में बात करें, यानी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के फंक्शंस। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, तो प्रोटीन के फंक्शन को अपन मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, जिसमें एक पार्ट आ जाता है अपना स्ट्रक्चरल या स्टैटिक फंक्शन, तो दूसरा आ जाएगा डायनेमिक फंक्शन, ठीक है ना। तो नोट्स में ऐड करो कि प्रोटीन के फंक्शंस को, प्रोटीन के फंक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोनों पार्ट कौन से उनके, तो एक पार्ट आ जाएगा अपना स्ट्रक्चरल, या इसी को हम कहते हैं स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शंस, और दूसरा आ जाएगा अपना डायनेमिक फंक्शन, ठीक है भाई। तो ये दोनों फंक्शन के बारे में अपन चर्चा करेंगे प्रोटीन के, जिसमें हम बात करें अगर स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शन की, तो सबसे पहले अगर स्टैटिक फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, शरीर के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे शरीर की संरचनाएं और स्ट्रेंथ को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। हमारे शरीर में एसिड और बेस के बैलेंस को बनाए रखता है और फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे अपन इसके फंक्शन की बात करें, सबसे पहले अगर अपन बात करें स्टैटिक फंक्शन की, स्टैटिक फंक्शन, और स्टैटिक फंक्शन में अपन लिख सकते हैं कि ये काम क्या करता है, टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, ठीक है। ये एक काम करता है और एसिड और बेस के बैलेंस को बना के रखता है। तो एसिड बेस
को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है ना, बैलेंस। और फिर हम बात करें कि फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखता है, तो फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। तो ये आपको इसके फंक्शन 3 जो है भाई वो याद रखने हैं। कौन कौन से फंक्शन, एक आ गया हमारे शरीर में स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ को क्या करता है, बना के रखता है। और दूसरी अगर अपन बात करते हैं एसिड बेस के बैलेंस को बनाए रखता है। और तीसरी बात करें फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखता है, ठीक है। चलो फिर अपन बात करते हैं दूसरे फंक्शन की ओर, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक फंक्शन। और डायनेमिक फंक्शन क्या होते हैं, तो हेडिंग लगाओ सबसे पहले कि प्रोटीन का डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के डायनेमिक फंक्शन की अगर अपन बात करें तो ये क्या काम करता है, एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। और हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकागोन हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया। कुछ एंजाइम होते हैं उनके अंदर भी प्रोटीन होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन हो गया, पेप्सिन प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए एक प्रकार के। फिर हम बात करते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेटिव फंक्शन का काम भी करते हैं। और कुछ चैनल्स और पंप्स होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप। इन सब के अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है। इट मीन्स हम इनको किस में इंक्लूड करते हैं, डायनामिक फंक्शन के अंदर। तो अपन सबसे पहले अगर अपन बात करें कि क्या आ गई, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। और एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें एंटीबॉडीज के अलावा, तो दूसरा हमने अभी कहा कि कुछ हार्मोन्स होते हैं। अब कुछ हार्मोन्स के अंदर भी प्रोटीन्स पाया जाता है। तो वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो वो हार्मोन्स की बात करूं तो अपना एक आ जाता है इंसुलिन। क्या आ जाता है, इंसुलिन आ गया। दूसरे की बात करें ग्लूकागोन आ गया। क्या आ गया, ग्लूकागोन आ गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हार्मोन जो है ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो ये प्रोटीन डायनेमिक फंक्शन की तरह काम करते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स की बात करें, जैसे कुछ अगर एंजाइम्स की हम बात करें तो एंजाइम के अंदर आ जाता है अपना ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है, बताओ कौन बताएगा। फिर अपन बात करें पेप्सिन एंजाइम की बात करें, ठीक है। या फिर अपन डीएनए की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है। और ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन कब बनता है, जब एंटेरोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, इसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बनाता है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन प्रोटीन बनता है, तो एचसीएल की प्रेजेंस में इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बनता है। कब बनता है, जब प्रोटीन का हमारे शरीर में डाइजेशन होता है। यही चीज अपन पढ़ने वाले हैं। फिर ये आता है कि कुछ फंक्शन करता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो अपन लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट फंक्शन किस में आ जाते हैं, डायनेमिक फंक्शन के अंदर, ठीक है। और कुछ फंक्शन की अगर अपन बात करें तो जैसे कि कुछ चैनल्स और पंप्स होते हैं, ठीक है। कुछ चैनल्स की बात करें और पंप्स की बात करें। अब ये चैनल्स और पंप्स कहाँ पाए जाते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम पंप की बात करें तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था अपन ने नर्वस सिस्टम के अंदर। सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात करते हैं, एटीपेज के बारे में बात करते हैं, एटीपी वगैरह के बारे में। तो ये सारी सारी चीजें या ये सारे के सारे फंक्शन अपन किस में इंक्लूड करते हैं, ये अपन इंक्लूड करते हैं भाई फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, और उसमें भी डायनेमिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। फिर अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो देखो बात करें अगर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। और इसकी अगर अपन बात करें तो देखो प्रोटीन्स को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें अगर सबसे पहले बात करें अपन, पहले अगर अपन बात करें तो उसमें बात करेंगे बेस्ड ऑन
स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे बेस्ड ऑन कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो उसमें पढ़ेंगे अपन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और दूसरा अपन बात करेंगे बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑफ कंपोजिशन। और कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, यानी बनावट के आधार पर बात करेंगे और स्ट्रक्चर के आधार पर बात करेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, तो ये अपन बात करने वाले। अब देखो, अब अपन बात करें कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, तो हमारा प्रोटीन 3 प्रकार का होता है भाई। 3 प्रकार के प्रोटीन में बात करें, एक आ जाता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा आ जाता है ग्लोबुलर, और तीसरा अगर अपन बात करें तो इंटरमीडिएट प्रोटीन आ जाता है। कौन सा आ जाता है, तो सबसे पहले बात करें, एक आ जाता है अपना फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन आ जाता है। दूसरे प्रोटीन की अगर अपन बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन, कौन सा आ जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तीसरे की अगर अपन बात करें, तीसरा आ जाता है अपना इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट प्रोटीन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन जो है वो किस में आ जाते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। किस में आ जाते हैं भाई, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपको बनाना है। अब अपन बात करेंगे कि कौन सा प्रोटीन होता है ग्लोबुलर, कौन सा होता है फाइब्रस, और कौन सा प्रोटीन होता है अपना इंटरमीडिएट प्रोटीन। ठीक है ना, इसकी अपन तीनों की अब अलग अलग बात करेंगे। ये इस प्रकार से आपको चार्ट बनाना है। ठीक है, चलो फिर अपन आगे बात करें भाई। आगे अपन बात करते हैं कि सर बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर कौन कौन सा होता है। तो देखो, कंपोजिशन के आधार पर अगर अपन बात करें तो हम इसको 3 प्रकार से, यानी 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला आ जाता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा अगर बात करें तो आ जाता है अपना डेराइव्ड प्रोटीन, और तीसरा बात करें तो वो कंजुगेटेड प्रोटीन आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको लिखना है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन आ जाती है, और दूसरे की अगर अपन बात करें, दूसरी प्रोटीन आ जाती है अपनी सिंपल प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन और कंजुगेटेड। ठीक है, दूसरी प्रोटीन की बात करें डेराइव्ड, डेराइव्ड प्रोटीन, और तीसरे प्रोटीन की बात करें वो आ जाती है अपनी कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है भाई, तो ये 3 प्रकार की प्रोटीन अपन किस में पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन कौन सी आ जाती है, एक आ जाती है अपनी सिंपल। ठीक है, सिंपल, और दूसरे की अगर अपन बात करें, दूसरी आ जाती है अपनी डेराइव्ड। कौन सी आ जाती है, डेराइव्ड आ जाती है। ठीक है ना, और तीसरे की बात करें, तीसरी आ जाती है अपनी कंजुगेटेड। कौन सी आ जाती है, कंजुगेटेड। ये आ गई कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है भाई,
अब देखो आगे अगर अपन बात करें कि इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन, तो देखो बेस्ड ऑन कंपोजिशन के आधार पर 3 प्रकार की प्रोटीन अपन ने पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है सिंपल प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन और कंजुगेटेड। अब देखो सिंपल प्रोटीन भी आगे 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक आ जाती है आपके ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरी आ जाती है आपके स्क्लेरो या फिर फाइब्रस प्रोटीन। वापस से अगर अपन सिंपल प्रोटीन की बात करें तो सिंपल प्रोटीन फिर से 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक आ जाती है आपके ग्लोबुलर, ये जो ग्लोबुलर हमने पढ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन, और दूसरे की बात करें दूसरी है या तो अपन इसको कह सकते हैं स्क्लेरा प्रोटीन या फिर हम इसी को कह सकते हैं फाइब्रस प्रोटीन। कौन सी? फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है भाई, तो ये प्रोटीन में सिंपल प्रोटीन हो जाती है। सिंपल प्रोटीन कौन कौन सी हो जाती है? ग्लोबुलर प्रोटीन और या फिर स्क्लेरो प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन को अपन 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। डेराइव्ड प्रोटीन के अंदर 2 प्रकार कौन कौन से आ सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट अगर अपन बात करें तो फर्स्ट आ जाती है इसके अंदर प्राइमरी प्रोटीन, और दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरी इसके अंदर आ जाएगी आपके सेकेंडरी प्रोटीन। ठीक है ना, तो ये डेराइव्ड प्रोटीन के टाइप हो जाते हैं। और अब अपन बात करेंगे कि कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर किस किस को, तो अपन बात करें कि कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर अपन वापस से देखते हैं, वापस से अगर अपन बात करें कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर कौन कौन से होते हैं, फाइब्रस होते हैं, ग्लोबुलर और इंटरमीडिएट, और फिर अपन बात करें सिंपल प्रोटीन। अब देखो अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है? तो सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करें अगर अपन, तो इसमें आ जाएगा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल आप ऐड कर दो इसी चार्ट के अंदर ताकि आपको पूरा चार्ट याद हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सिंपल प्रोटीन के अंदर भी ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करें, ग्लोबुलिन के अंदर अपने आ जाएगा एक तो आ जाएगा अपना एल्बुमिन। क्या आ जाएगा? एल्बुमिन। तो यहीं पे अपन बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो इसमें एक आ जाएगा अपना एल्बुमिन, और एल्बुमिन के साथ आ जाएगा अपना ग्लोबुलिन। क्या आ जाएगा? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ये 2 एग्जाम्पल आपको यहां से याद रखने हैं। अगर आप और याद रख सकते हो तो ग्लूटेलिन याद रख सकते हो, प्रोलामाइंस याद सकते हो। ठीक है ना, एक आ गया आपका ग्लूटेमिन्स, प्रोलामाइंस। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं कि हाँ हिस्टोन प्रोटीन आ सकता है। ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन लिख सकते हो, तो हिस्टोन प्रोटीन पूछ सकता है। अगर एमसीक्यूज की बात करें तो हिस्टोन आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। फिर अगर अपन बात करें स्क्लेरा या फिर फाइब्रस प्रोटीन के बारे में, तो स्क्लेरा या फाइब्रस में आ जाएगा आपका कोलाजन। ठीक है ना, इसके अंदर आपको लिखना है कोलाजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। ठीक है, ये 2 आपको फाइबर जो है वो याद रखना है। ठीक है, फिर हम अगर बात करें डेराइव्ड प्रोटीन के बारे में, डेराइव्ड प्रोटीन 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन। प्राइमरी के अंदर अपन ऐड करते हैं भाई, एक तो आ जाता है अपना कोगुलेटेड प्रोटीन। कौन सी आ जाती है? कोगुलेटेड प्रोटीन। तो यहां प्राइमरी की अगर अपन बात करें तो प्राइमरी के अंदर आ जाती है कोगुलेटेड प्रोटीन। ये आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है। और फिर अगर अपन सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी के अंदर आ जाती है पेप्टोन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। ये 2 याद रखना है, एक तो याद रखना है पेप्टोन्स, एक याद रखना है पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है भाई, ये 2 चीजें यानी 2 प्रोटीन आपको सेकेंडरी प्रोटीन्स के अंदर याद रखना है। ठीक है, फिर अपन बात करें कंजुगेटेड के अंदर, कंजुगेटेड की मैं बात करूं तो उसमें अपना न्यूक्लियो प्रोटीन्स आ जाता है। क्या आ जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स आ जाता है, ग्लाइको प्रोटीन्स आ जाता है, म्यूको प्रोटीन्स आ जाता है, लिपो प्रोटीन्स आ सकता है। ठीक है, या फिर अगर अपन बात करें फोस्फो प्रोटीन आ सकता है, क्रोमो प्रोटीन आ सकता है,
ठीक है ना, मेटेलोप्रोटीन्स आ सकता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रोटीन। अब अपने को याद क्या क्या रखना है, तो कंजुगेटेड की अगर अपन बात करें, इस कंजुगेटेड के अंदर आपको याद रखना है न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ठीक है, एक याद रखना है न्यूक्लियो प्रोटीन्स। दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरा आपको याद रखना है ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या याद रखना है, ग्लाइको प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरा आ जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स। तीसरे की अगर अपन बात करें, तीसरे में आ जाएगा आपके म्यूकोप्रोटीन। क्या आ जाएगी, म्यूको प्रोटीन्स। ठीक है, म्यूकोप्रोटीन्स। फिर अपन बात करें चौथे की अगर अपन बात करें तो उसमें आ जाएगी लिपोप्रोटीन। ये आ गई सर लिपोप्रोटीन, ली से लिपो, प से प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन की बात करें तो सर हम याद रख सकते हैं क्रोमोप्रोटीन्स। कौन सी आ सकती है, क्रोमो प्रोटीन्स। ठीक है, क्रोमो प्रोटीन्स आ जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रोटीन आपको जो है बेस्ट ऑन कंपोजिशन के अंदर भी कंजुगेटेड प्रोटीन में याद रखना है। मेरे हिसाब से इस चार्ट के बेसिस से आपको खूब सारी चीजें समझ में आई होगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर अपन बेस्ट ऑन स्ट्रक्चर में 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं और बेस्ट ऑन कंपोजिशन में 3 प्रकार से, जिसमें सिंपल, डेराइव्ड और कंजुगेटेड। सिंपल प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, स्क्लेरा या फिर फाइब्रस प्रोटीन, और डेराइव्ड प्रोटीन को हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन में डिवाइड करते हैं। और कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर ये अपन 5 प्रकार की प्रोटीन याद रखनी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट भाई? चलो, इसके बाद अगर अपन बात करें कि इनकी थ्योरी की बात करें, सर इनकी थ्योरी भी पढ़ाओ, बिल्कुल पढ़ाएंगे। इनकी थ्योरी की अगर अपन बात करें तो एक एक लाइन अगर इनकी बात करें अपन कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले ही अगर अपन स्टार्ट करें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जिसमें फाइब्रस के नाम से पता चल रहा है ये प्रोटीन फाइबर से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है कि सर फाइब्रस प्रोटीन एक तो लंबी होती है और दूसरी फाइबर है, तो तंतु है, तो तंतुनुमा शेप में होगी। और इसमें जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें फाइबर का फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये स्किन और नाखून के अंदर पाई जाती है। तो स्किन और नाखून में क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। टेंडेंस की बात करें तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कोलाजन मिलेगा। क्या मिलेगा, कोलाजन का निर्माण किस के रूप में होता है, फाइब्रस प्रोटीन के रूप में। ठीक है, तो ये थ्योरी अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। थ्योरी की अगर बात करें अपन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन के बारे में अगर अपन पढ़े तो वहां पे हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, फाइबर के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर 2 प्रकार की प्रोटीन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट अगर अपन बात करें तो उसमें पढ़ते हैं अपन किसके बारे में, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन की थ्योरी पढ़ेंगे। और दूसरी अगर अपन बात करें तो अपन पढ़ेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। इंटरमीडिएट की अगर अपन बात करें तो जो दोनों में ही पाई जाती, बीच में पाई जाती, उसको अपन क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है भाई, चलो अब अपन बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है। तो फाइब्रस प्रोटीन जो होती है वो लॉन्ग होती है, यानी लंबी होती है। और फिर अपन बात करें वो तंतु में होती है, यानी फाइब्रस मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अंदर कौन होते हैं, फाइब्रस मॉलिक्यूल। और ये पास पास प्रेजेंट होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, फाइब्रेशन का। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर, इसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं,
फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और फिर अपन बात करें इसके, ये क्या होते हैं, ये सूत्रवत होते हैं, ठीक है ना। ये हम बात करें, ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। और ये एक सीरीज में होते हैं, किस में होते हैं, सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक सीरीज का मतलब एक श्रृंखला बनी हुई रहती है, क्या बनी हुई रहती है, एक श्रृंखला बनी हुई रहती है। फाइबर है आपस में जुड़ेगा तो एक श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखो स्किन और नेल्स की बात करें, नाखून, स्किन और नेल्स, त्वचा और नेल्स या नाखून की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा केराटिन, क्या आ जाता है, केराटिन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अपने बोन्स के अंदर, बोन की बात करूं तो उसके अंदर क्या आ जाता है, कोलाजन आ जाता है, क्या आ जाता है, कोलाजन आ जाता है। कोलाजन एक प्रकार का क्या है, हाँ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फाइब्रस प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन में मॉलिक्यूल्स आपस में क्या रहते हैं, फोल्डेड रहते हैं, क्या रहते हैं, फोल्डेड रहते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन्स आपस में फोल्ड रहते हैं, फोल्ड रहते हैं, ठीक है ना। आपस में कैसे रहते हैं, फोल्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें या फिर इनके आकार की बात करें तो इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार होता है गोलाकार, कैसा होता है, गोलाकार होता है। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल जिसमें आ जाता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं अपने, हाँ ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है भाई। चलो फिर अपन बात करते हैं दूसरी तरफ बेस्ड ऑन कंपोजिशन के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, बेस्ड ऑन कंपोजिशन के बारे में। और बेस्ड ऑन कंपोजिशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन। और बेस्ड ऑन कंपोजिशन के अंदर हम बात करते हैं एक एक प्रोटीन के बारे में। तो बेस्ड ऑन कंपोजिशन के अंदर हमने कहा कि एक तरफ तो हमने लिखा सर सिंपल प्रोटीन, एक तरफ हमने लिखा था फाइब्रस प्रोटीन, एक तरफ हमने लिखा था सिंपल प्रोटीन, और एक तरफ लिखा डेराइव्ड प्रोटीन, और एक तरफ लिखा था कंजुगेटेड, ठीक है ना। तो सिंपल प्रोटीन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन की थ्योरी की अगर अपन बात करें तो हमने कहा कि सर यह वह प्रोटीन होती है जिसमें केवल जल अपघटन के दौरान एमिनो एसिड, केवल एमिनो एसिड मिलता है, क्या मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है। तो ये वह प्रोटीन होती है जिसमें जल अपघटन के दौरान हमें क्या मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है, ठीक है। लिखो इसके अंदर कि यह वह प्रोटीन होती है, वह प्रोटीन होती है जिसमें जल अपघटन के दौरान केवल एमिनो एसिड प्राप्त होता है, एमिनो एसिड प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल प्रोटीन। ये वापस से दो प्रकार की होती है, हमने पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा कि सिंपल प्रोटीन दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जिसमें पहला हमने पढ़ा ग्लोबुलर सिंपल प्रोटीन, और दूसरे की बात करें दूसरे की बात करें तो हम दूसरा आ जाता है उसी के अंदर फाइब्रस प्रोटीन। कौन सी आ जाती है, फाइब्रस सिंपल प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रस सिंपल प्रोटीन और ग्लोबुलर सिंपल प्रोटीन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। तो इसमें पाए जाने वाले पेप्टाइड जो होती है, पेप्टाइड चेन होती है, वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। तो इसके एग्जाम्पल की बात हमने की थी एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो इसमें लिखो ग्लोबुलर में लिखो कि इसमें पाई जाने वाली
पेप्टाइड चेन कॉम्प्लेक्स होती, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो हमने पढ़ा है एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फाइब्रस सिंपल प्रोटीन के बारे में, और फाइब्रस सिंपल प्रोटीन हम पढ़ के आए थे, ठीक है ना। इसमें हमने लिखा कि इसे स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं, और ये वाटर, एसिड और एल्कलाइन में क्या होती है, इनसोल्यूबल होती है, और केराटिनिन स्नेल्स में और स्किन में कोलाजन। तो ये मैं वापस नहीं लिखवा रहा हूँ, आप वहां से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें डेराइव्ड प्रोटीन के बारे में, दूसरी कौन सी प्रोटीन आ जाएगी अपनी, डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन वाले चार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि डेराइव्ड का मतलब किसी ना किसी से मिलकर बनी होती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोटीन के पेराइटल हाइड्रोलाइसिस के द्वारा बने होते हैं। किससे बनते हैं, हाइड्रोलाइसिस के, और सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यह प्रोटीन डेराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो यह प्रोटीन सिंपल तथा कंपाउंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। डेराइव्ड का मतलब किसी ना किसी से मिलकर बनी होती है, और ये दो प्रकार की होती है। हमने कहा था कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो थोड़ी वाली लाइन में लिखेंगे कि डेराइव्ड प्रोटीन से दो प्रकार की होती है, ठीक है। जिसमें पहले की अगर अपन बात करें तो उसमें आ जाएगी हमारी प्राइमरी प्रोटीन्स, और दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरी में आ जाएगी सेकेंडरी प्रोटीन, ठीक है। अब देखो बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन्स क्या होती है, जो एक प्रकार की डेराइव्ड प्रोटीन होती है। प्राइमरी की बात करें तो ये अपने मूल प्रोटीन की अगर बात करें, मूल प्रोटीन के अंदर आंशिक प्रोटीन से बनती, आंशिक परिवर्तन से बनती, किससे बनती, आंशिक परिवर्तन से बनती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन के अंदर पार्शियल चेंजेस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, पार्शियल चेंजेस दिखाई देता है, ठीक है ना। हाँ, और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड तथा सार में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो प्राइमरी प्रोटीन्स की बात करें तो ये पहले तो हम लिख सकते हैं कि ये पार्शियल चेंजेस के द्वारा बनते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो चार्ट में मैंने लिखाया था आपको कोगुलेटेड प्रोटीन, ठीक है ना, कोगुलेटेड प्रोटीन, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी की अगर अपन बात करें, सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन जो होती है वो अधिक सीमा तक जल अपघटित होने से बनता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट चेंजेस होने से बनती है, ठीक है। और सेकेंडरी के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन की एग्जाम्पल की बात करें तो हमने उसमें लिखाया था, चार्ट में मैंने लिखाया आपको, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। क्या आ जाएगा, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है भाई। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होती है सर। कंजुगेटेड प्रोटीन के बारे में तो लास्ट अपनी थ्योरी का जो टॉपिक है इसमें कंजुगेटेड प्रोटीन, ठीक है ना, हेडिंग लगाओ कंजुगेटेड प्रोटीन।
देखो कंजुगेटेड प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो सर ये वह प्रोटीन होती है जो सिंपल प्रोटीन के किसी भी नॉन प्रोटीनोसिस सब्सटेंस के साथ जुड़े होने से बनती है, कंजुगेटेड होती है। इस कंजुगेटेड प्रोटीन को कंपाउंड प्रोटीन भी कहा जाता है। कंपाउंड का मतलब आपस में जटिल जुड़ करके जटिल हो जाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें कि ये वह प्रोटीन होती है वो सिंपल प्रोटीन के किसी नॉन प्रोटीनोसिस सब्सटेंस के साथ जुड़े होने से बनती है, ठीक है ना। थ्योरी में लिखो यह वह प्रोटीन होती है, यह वह प्रोटीन होती है जो सिंपल प्रोटीन के सिंपल प्रोटीन्स के किसी नॉन प्रोटीनोसिस सब्सटेंस के जुड़ने से बनती है, ठीक है। अब वो प्रोटीन कौन कौन सी हो सकती है ये भी पढ़ेंगे। इससे पहले लिखा है कि इसे कंपाउंड प्रोटीन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने खूब सारे एग्जाम्पल लिखे, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लिखेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, म्यूको प्रोटीन्स, ठीक है, etc। ये देख लेना आप, जो मैंने नाम लिखवाए थे वो सारे आपको याद करने ही है, ठीक है। चलो इसके बाद अगर अपन बात करें कि हमारा जो टॉपिक है, हमने कहा था कि हम एक रूपरेखा बनाते हुए पढ़ रहे हैं। तो रूपरेखा के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ा, कंपोजिशन में चार्ट बनाया था ये भी पढ़ा, एग्जाम्पल भी पढ़े और थ्योरी भी पढ़ी, ठीक है। अब अपना जो टॉपिक है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लेना इसको। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो इसका मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपकी एनाटॉमी स्ट्रांग है, एनाटॉमी के अंदर आपका डाइजेशन वाला पार्ट स्ट्रांग है, तो आप क्या कर सकते हो, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं आपको पढ़ा देता हूं अभी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बहुत सिंपल तरीके से कैसे पढ़ना है। तो देखो हेडिंग लगाओ सबसे पहले डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग लगानी है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और 1 बाय 1 सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे अपन कि सर प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो देखो अगर आपको किसी भी कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, इन सब का डाइजेशन याद रखना है तो आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। और वो बेसिक चीज क्या है कि बेसिक चीज हमने डाइजेशन के अंदर ही पढ़ा था। अब डाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, तो डाइजेशन में हमने पढ़ा कि सर जो माउथ होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी पार्ट होता है। क्या होता है? प्राइमरी पार्ट होता है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, भोजन को हमारे शरीर के अंदर एंटर करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। तो देखो ये आपके सामने जो मैंने डायग्राम बनाया है ये है अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं सर? इसको हम माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ। तो ये वाला जो माउथ पार्ट है, इसी माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, भोजन को यानी फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इनटेक का मतलब अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है। ये इनटेक हो गया आपका, ये आपका भोजन, जिस भोजन के रूप में जो भी चीजें आप खाते हो,
ठीक है, चाहे आप धूड़ा खाओ, चाहे आप भोजन खाओ, चाहे आप मंचूरियन खाओ, ठीक है। तो इस भोजन को आप अपने शरीर के अंदर यानी इनटेक करते हैं। तो माउथ के अंदर आपके पास दो चीजें आ जाती है, दो चीजें में एक आ जाता है आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या आ जाता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स तीन प्रकार की होती है, आपको पता होगा। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या निकालती है? ये सलाइवा निकालती है। क्या निकालती है? ये सलाइवा। तो क्या सर ये सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करता है? तो ये डाइजेशन में हेल्प तो करता है, लेकिन ये हर किसी का डाइजेशन नहीं करता। ये सलाइवा क्या करता है? एक तो भोजन को यानी फूड को क्या बनाता है? लुब्रिकेट बनाता है। क्या बनाता है? लुब्रिकेट बनाता है। लुब्रिकेट का मतलब लसलसा बनाता है। इस सलाइवा के अंदर एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज भी होता है कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टाइलिन भी होता है। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद बात करें कि सर माउथ के अंदर दूसरी संरचना क्या होती है। एक तो आ गई अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स, और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे आ जाते हैं अपने तित। तित का मतलब दांत। और ये दांत क्या करते हैं? इस भोजन को कटिंग करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कटिंग। और फिर अपन बात करते हैं कि कन्वर्ट करता है ये भोजन को किसमें? कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। किस में करता है? कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रक्रिया और हो जाती है। एक प्रक्रिया क्या हो जाती है कि जो अपना फूड आता है, ये फूड और प्लस सलाइवा जब आपस में मिल जाता है, तो फूड और सलाइवा के मिल जाने से क्या होता है? बोलस के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है? बोलस के रूप में बदल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको याद रखनी। अभी मैं किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी मैं बेसिक चीज पढ़ा रहा हूँ कि भोजन जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो क्या क्या प्रक्रिया होती है। प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर। अब यहां से अपन बात करते हैं कि सर माउथ के बाद ये हमें जो ट्यूबुलर शेप में एक संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भोजन नली। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भोजन नली। इस भोजन नली को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ये ईसोफेगस क्या काम करता है सर? ईसोफेगस काम करता है, तो इस ईसोफेगस की मैं बात करूं तो यह माउथ प्लस स्टोमक, स्टोमक के बीच में क्या होता है? स्टोमक के बीच में लिंक का काम करता है। क्या काम करता है? लिंक का काम करता है, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें कि यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ ओनली फॉर एक लिंक का काम करता है। फिर हम तीसरी बात करें तो इसकी दीवारों के अंदर यानी इसकी वॉल्स के अंदर ये एक ट्यूब यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और इस एपिथेलियम टिश्यू के पाए जाने के कारण ही इसके पास, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी यानी संकुचित होने की कैपेसिटी पाई जाती है। अब ये संकुचित होने की कैपेसिटी क्या काम करती है आपके शरीर में ईसोफेगस के पास? तो देखो, अगर मैं बात करूं कि ईसोफेगस अपनी दीवारों की साइज को कब बढ़ा लेता है, तो ये जब बढ़ाता है जब अपन भोजन के बड़े बड़े निवाले अपने मुंह के अंदर रखते हैं, तो ये ईसोफेगस अपनी दीवारों की साइज बढ़ा के उसको रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो जब रास्ता प्रोवाइड कर रहा तो एक फंक्शन इसका और हो गया कि ये प्रोवाइड पाथवे फॉर फूड, ठीक है ना, फॉर फूड। तो ये भी एक इसका फंक्शन हो गया। अब अपन बात करते हैं कि सर यहां तक की कहानी तो ठीक थी, लेकिन ये जो आपको एक बड़ा सा संरचना या ये जो आपको एक बेग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा? बेग लाइक स्ट्रक्चर। इस बेग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाई स्टोमक। क्या कहते हैं? स्टोमक। और स्टोमक को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टोमक को हिंदी में कहते हैं आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। तो अब अपना भोजन जो था वो इस ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंच गया? ये अपने स्टोमक के अंदर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? स्टोमक के अंदर, ठीक है। ये एक बेग लाइक संरचना होती है और इसका शेप जो होता है वो जे शेप में होता है। किस शेप में होता है? जे शेप के अंदर होता है, ठीक है। ये स्टोमक काम क्या करता है? तो इस स्टोमक के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स पाई जाती है? ऑक्सेंटिक सेल्स पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ऑक्सेंटिक सेल्स पाई जाती है। ये ऑक्सेंटिक सेल्स क्या काम करती है? तो ये ऑक्सेंटिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। इंपॉर्टेंट काम की अगर मैं बात करूं तो ये गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करती है। गैस्ट्रिक जूस,
ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, तो इस गैस्ट्रिक जूस को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर सर क्या क्या होता है, तो इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीजें होती है इस गैस्ट्रिक जूस में। एक तो आ जाता है आपका HCl, क्या आ जाता है, HCl, और एक आ जाता है आपका पेप्सिन प्रोटीन। क्या आ जाता है, पेप्सिन प्रोटीन। जैसे ही मैंने पेप्सिन प्रोटीन का नाम बोला, आपके माइंड में एक चीज आ गई होगी कि सर प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और प्रोटीन का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ स्टोमक के अंदर कोई ना कोई समस्या आती होगी। ठीक है ना, कोई ना कोई समस्या क्या आती होगी कि सर प्रोटीन का पाचन क्या यहीं पे होता है क्या, तो यही चीज अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, फिर अपन बात करते हैं कि ये HCl काम क्या करता है। तो इस HCl के मैं फंक्शन की बात करूं तो ये HCl फूड के अंदर उपस्थित, यानी भोजन के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है कि ये इनएक्टिव को एक्टिव करने का काम करता है। अब ये इनएक्टिव को एक्टिव, सर ये कहानी समझ में नहीं आई तो देखो, ये अभी काम करेगा यहाँ पे पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाने का काम करेगा। क्या करेगा, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाने का काम करेगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि और ये क्या काम करता है, तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनेगा तो ये पेप्सिन क्या करेगा, ये पेप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका डाइजेशन ही तो होगा ना हमारे शरीर में जाने के बाद। तो ये तो एक बेसिक मैंने बताया था किस प्रकार से कौन सा जूस वगैरह निकलता है, ये सारी प्रक्रिया। लेकिन अब हमारा जो गेस्ट बोलस जो था, बोलस की बात कर रहा हूं मैं, बोलस जो था अपना, वो इस गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर, ये जो अपना बोलस था ये इस गैस्ट्रिक जूस के साथ जब मिल जाता है, इस गैस्ट्रिक जूस के साथ जब मिल जाता है तो सर क्या होता है, तो उस समय क्या होता है कि बोलस नहीं रह पाता है, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका काइम बन जाता है। क्या बन जाता है, काइम बन जाता है। ठीक है ना, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। और यहां से फिर भोजन अपना किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता होगा भोजन के डाइजेशन सबसे अधिक या सर्वाधिक कहां पे होता है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब अपन बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक है ना, कि प्रोटीन का डाइजेशन सर किस प्रकार से होता है। तो देखो, वापस से हेडिंग लगाते हैं एक छोटी सी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और थ्योरी बनाते हैं इसकी। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखो, अब अपन बात करते हैं वन बाय वन अपने प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले ले लेते हैं सर माउथ को। किसको ले लेते हैं भाई, माउथ को ले लेते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं माउथ के बारे में। ये आ गया भाई माउथ। क्या माउथ के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, क्या माउथ के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, नहीं होता है, क्योंकि माउथ के अंदर सिर्फ से सिर्फ किसका होता है, स्टार्च का पाचन होता है। किसका होता है, स्टार्च का। तो हम इसमें लिखेंगे सर प्रोटीन का डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता है, क्योंकि माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और माउथ के अंदर ओनली फॉर मैस्टिकेशन का काम होता है। क्या होता है, मैस्टिकेशन का। तो लिखो, इस स्टोरी के अंदर लिखो कि माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि 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 माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले
डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन माउथ के अंदर प्रोटीन का मास्टिकेशन होता है। क्या होता है? मास्टिकेशन, या आप कह सकते हो लुब्रिकेशन होता है। ठीक है भाई। अब ये प्रक्रिया होने के बाद हमारा प्रोटीन कहाँ जाता है? आगे चला जाता है इसोफेगस के अंदर। किस में चला जाता है? इसोफेगस के अंदर। और इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो दूसरी अगर अपन बात करें इसोफेगस के बारे में, और इसोफेगस के अंदर सीधी सी एक ही चीज लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? कि नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है भाई, किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसोफेगस से आगे ये हमारे शरीर में कहाँ जाता है? तो सर हम बात करें ये स्टोमक के अंदर जाता है। किस में जाता है? स्टोमक के अंदर जाता है। ठीक है, स्टोमक की बात कर लेते हैं। स्टोमक के अंदर जाने से क्या होगा? अब देखो, बात करते हैं कि स्टोमक के अंदर सर इसका, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टोमक के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है, और जिसमें प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और जहां पे प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम प्रेजेंट है, इट मीन्स वहां पे प्रोटीन का डाइजेशन होगा। और हमारे शरीर में प्रोटीन का पहली बार डाइजेशन कहां पे होता है? पहली बार डाइजेशन होता है स्टोमक के अंदर। और वो भी कैसा होता है? केमिकल डाइजेशन होता है। कैसा होता है? केमिकल डाइजेशन। बिल्कुल थोड़ी की लाइन लिखो कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? स्टोमक से, क्योंकि स्टोमक के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन किया जाता है। क्योंकि स्टोमक के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स की उपस्थिति होती। ठीक है। अब कौन सा एंजाइम होता है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो देखो, स्टोमक में प्रोटीन का पहली बार केमिकल डाइजेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। और फिर अगर अपन बात करें कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? तो यहां पे अपन लिखेंगे गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम आ जाते हैं? तो देखो, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 प्रकार की चीजें आ जाती है। 3 प्रकार की चीजों में एक अपन बात करें सर, HCl आ जाता है। क्या आ जाता है? HCl आ जाता है। दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरा आ जाता है पेप्सिनोजन। क्या आ जाता है? पेप्सिनोजन।
ठीक है, पेप्सिनोजन आ जाता है। और तीसरे की बात करें, तीसरा इसमें आ जाता है भाई प्रोरेनिन। क्या आ जाता है? प्रोरेनिन। ठीक है ना, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। तो HCl की प्रेजेंस के कारण गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है? 1 से 2 के बीच में होता है। और गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? हाईली एसिडिटी होता है। तो सर ये हमारे क्या काम आता है? तो HCl मैंने आपको बताया 2 काम करता है। ठीक है, तो अब देखो हम डाइजेशन की बात करते हैं। तो देखो इस स्टोमक के अंदर क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो HCl होता है, सबसे पहले इसके बारे में लिख देता है। ये क्या काम करता है? ये बैक्टीरिया को क्या करता है भाई? किल करता है। क्या करता है? किल करता है। दूसरा दूसरा अगर अपन बात करें तो ये इनएक्टिव एंजाइम को क्या करता है? एक्टिव करता है। ठीक है, एक्टिव करता है। तो यहां पे अगर अपन बात करें, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजन होता है, क्या होता है? पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है ना, जिसको ये HCl क्या करता है? पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में। और ये क्या होता है? इसका एक्टिव फॉर्म होता है। क्या होता है? एक्टिव फॉर्म। ये किसके प्रेजेंस में होता है? HCl के प्रेजेंस में होता है। तो ये चीज एक आपको यहाँ पे याद रखनी है। और पेप्सिन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करता है। क्या करता है? ये जो पेप्सिन होता है, ये इस पेप्सिन की बात करूं तो ये पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रोलाइसिस करता है। और आपको पता होगा इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने पढ़ाया, आपको इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने क्या पढ़ाया? प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने पर एमिनो एसिड बनता है। क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है। तो ये चीज आपको याद आ रही होगी। अब प्रोटीन का अगर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, पेप्सिन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा अपना, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? एमिनो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमिनो एसिड। ठीक है, हाँ। तो देखो फिर अपन बात करें कि सर प्रोटीन को लार्ज पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं और स्टार्च में एंड होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अगर अपन आगे चले कि सर ये प्रोटीन आगे जब जाता है तो किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में जाएगा? स्मॉल। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर अगर अपन बात करें इसके डाइजेशन की, तो देखो 4 नंबर पर ले लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है? देखो छोटी आंत के या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? तो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। और अगर अपन बात करें कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, तो उसमें ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन होता है। तो वहां से भी इनका डाइजेशन होगा। बिल्कुल वहां पे भी इनका डाइजेशन होने पर क्या होगा? तो देखो प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर उपस्थित सभी एंजाइम्स क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। लेकिन वहां पे डियोडिनम की सेल्स में एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जो ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और कीमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन खुद किस में बना देता है? ट्रिप्सिन। तो देखो इस कहानी को अपन लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हम क्या बात करते हैं कि पेनक्रियाज के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इस पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या उपस्थित रहता है। तो इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 2 चीजें आ जाती है। एक आ जाता है आपका कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, कीमोट्रिप्सिन आ जाता है। और दूसरा अगर अपन बात करें
एक तो आ जाता है अपना ट्रिप्सिनोजन, ठीक है ना, ट्रिप्सिनोजन आ जाता है। ट्रिप्सिनोजन, और दूसरा मैं बात करूं काइमोट्रिप्सिनोजन। और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों को दोनों क्या होते हैं भाई, ये एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, कौन प्रेजेंट होते हैं, अगर मैं बात करूं तो दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक तो आ गया आपका ट्रिप्सिनोजन, एक आ गया आपका कीमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। अब यहां पे क्या होने वाला है कि सर डियोडिनम, छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। तो डियोडिनम की सेल्स के अंदर, डियोडिनम की सेल्स के अंदर इस चीज को नोट लगा के लिखना, इस चीज को नोट लगा के क्या लिखना है कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम की सेल्स में एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिनोजन लिखना भाई, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है भाई। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है बिल्कुल, ठीक है। इस चीज को समझो अच्छे से। अब इसकी रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो देखो, हमने कहा कि इसके अंदर क्या पाया जाता है कि इसमें सर ट्रिप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है। ये आ गया अपना ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये इनएक्टिव होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव। और ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन के अंदर। ये आ गई आपकी ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो यहां पर ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, ये एक्टिव फॉर्म में। अब कन्वर्ट कौन कर रहा है, कन्वर्ट यहां पे कर रहा है अपना एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। ये आ गया एंटेरोकाइनेज एंजाइम। तो अब ये कहानी आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से एंजाइम जो है, यहाँ पे एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन ऐसे बनती है। तो कीमोट्रिप्सिनोजन का क्या हुआ, तो कीमोट्रिप्सिनोजन की अगर अपन बात करें तो देखो, कीमोट्रिप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट करेगा, तो ये आ गया अपना कीमोट्रिप्सिनोजन। और इसको कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीमोट्रिप्सिनोजन की बात करें तो वो हो जाएगा कीमोट्रिप्सिन में। किसमें आ जाएगा, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। और ये कीमोट्रिप्सिन यहाँ पे किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये होता है एक्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर अपन बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम किया, तो यहाँ पे ट्रिप्सिन ने ही कन्वर्ट कर दिया किसको, कीमोट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, कीमोट्रिप्सिन के अंदर। इस प्रकार से छोटी आंत के अंदर जो क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। क्या होता है भाई, प्रोटीन का डाइजेशन। ये इक्वेशन आपको याद रखनी, ठीक है भाई। तो ये पूरा टॉपिक था अपना डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा था पहले ही आपको कि अगर आपका डाइजेशन वाला टॉपिक तैयार है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक तैयार है, तो आप बिल्कुल इस पार्ट को आराम से कर लोगे, ठीक है।
तो आज की इस क्लास के अंदर हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा है। प्रोटीन का अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन का चार्ट पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़े, फिर हमने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ा। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर भी मैंने आपको पहले बेसिक समझाया था, ठीक है ना, बेसिक समझाया कि किस प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब मिलते हैं और हम पढ़ेंगे एमिनो एसिड के बारे में, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में प्रोटीन को पूरा अपन ने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में एमिनो एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।